जो आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत हो रही है, उसको लेकर जो राहुल जी ने आज 5 किसान न्याय गारंटी की घोषणा की है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। पहले पटोले जी आज सुबह के कार्यक्रम के बारे में और दोपहर के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं। मराठी हिंदी जैसे जसं जयराम रमेशजींनी सांगितले की आजचा जी न्याययात्रेचा 61वा दिवस आहे, मणिपूर ते मुंबई हा जो प्रवास आहे, आता या प्रवासाचा काउंटडाऊन सुरू झालेला आहे। जसं मोदी सरकारचा काउंटडाऊन सुरू झाला, तसं या न्याययात्रेच्या दृष्टिकोनाचा जो प्रयत्न राहुल गांधीजींनी या देशामध्ये सुरू केलेला होता, त्याला एक मोठी उडाण जनतेच्या आशीर्वादाने प्राप्त झालेली आहे। आपण पाहताय की महाराष्ट्रामध्ये यात्रा आल्यानंतर राहुलजींच्या स्वागतासाठी ज्या पद्धतीने सगळीकडे लोक भर उन्हामध्ये त्यांच्या स्वागताला उभे असतात। आज सकाळी चांदवड या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा मेळावा झाला आणि राहुलजींनी ज्या शेतकऱ्यांसाठी 5 गॅरंटी ज्या जाहीर केलेल्या आहेत, त्या गॅरंटीच्या आधारावर शेतकरी राहुल गांधींजीवर आता विश्वास देशातले करतात आहेत, असं चित्र आपण पाहतोय। आज आता आपण ओझरमध्ये आहोत, इथून आपण नाशिकच्या इथं जाऊ। दुपारी एक सभा शालिमार चौक आहे, त्या शालिमार चौकामध्ये दुपारी 2:30 वाजता त्या ठिकाणी सभा आहे। तिथं इंदिराजींचा प्रतिमा आहे, त्याला शालिमार चौक म्हणतात, तिथं ती सभा आहे। आणि ती सभा झाल्यानंतर आम्ही त्र्यंबकेश्वरला जाणार, त्या ठिकाणी राहुलजी त्या ठिकाणी पूजा करणार आहे आणि मग संध्याकाळी जे थांबण्याचं जे स्थळ आहे मोखाडा, तिथं आम्ही जाऊ रस्त्यात स्वागत घेता। तर जसं रमेशजींनी सांगितलं की रामलीला मैदान या ठिकाणी देशातल्या शेतकऱ्यांचा जो उद्रेक आहे, तो सातत्याने केंद्राच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारच्या विरोधात जो सुरू आहे, त्याचं आज शेतकरी रामलीला मैदानावर सकाळपासून त्या ठिकाणी एकत्रित आले। मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये केंद्राच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारच्या विरोधातला रोष आपल्याला पाहायला मिळते। हे शेतकरी विरोधी जे धोरण भाजपने या देशामध्ये आणलं आणि शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करण्याचं काम जे केलं, आणि शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही पण मूठभर उद्योगपत्यांसाठी गेल्या 10 वर्षापासून नरेंद्र मोदींचं सरकार चाललेलं आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। आणि त्या दृष्टिकोनातून राहुलजींनी आज चांदवडमध्ये 5 गॅरंटी या देशाच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास राहुलजींच्या नेतृत्वावर, राहुलजीमध्ये एक विशेषता आपण पाहिली की राहुलजींची गॅरंटी ही वॉरंटी असते। काल पण त्यांनी मालेगावमध्ये सांगितलं की गॅरंटीला माझी वॉरंटी आहे आणि मोदींच्या गॅरंटीला, जो आमची चोरलेली गॅरंटी शब्द कर्नाटकातला, त्याला फक्त जुमलेबाजी आहे। राहुलजींची वॉरंटी आहे आणि त्यांचा राहुलजींवर विश्वास तरुणांचा, महिलांचा, शेतकऱ्यांचा आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते आहे। आणि त्यामुळे एक निश्चित असं झालं की केंद्रातलं सरकार जे आहे त्याला आता पायउतार व्हायची वेळ आलेली आहे आणि राहुलजींच्या नेतृत्वावर इंडिया आघाडीचं सरकार देशामध्ये आल्याशिवाय राहणार नाही, अशी परिस्थिती या न्याययात्रेच्या माध्यमातून लोकांच्या कडे पाहिल्यानंतर आपल्याला स्पष्ट होते। काही महाराष्ट्रातले काही प्रश्न विचारायचे आहेत? महाराष्ट्रातले काही प्रश्न? नो, हो गया। बाळासाहेब थोरातजी। माननीय राहुलजी गांधी यांची न्याययात्रा मणिपूरपासून सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात आलेली आहे
आणि अत्यंत उत्साहामध्ये स्वागत त्यांचं नंदुरबार येथे झालं. एक अभूतपूर्व असा संख्येनं आदिवासी बांधव उपस्थित होते. त्यानंतर आज आपण पाहिलं की चांदवडची सभा सुद्धा खूप मोठी सभा झाली. महिलांचा मेळावा धुळे ते अत्यंत सुंदर पद्धतीने झाला. आणि आता आपल्या नाशिकमध्ये प्रवेश ते करणार आहेत आणि नाशिकमध्ये चौकामध्ये संबोधित सुद्धा करणार आहेत. त्यानंतर त्र्यंबकेश्वरचं दर्शन घेणार आहे आणि मोखाड्यामध्ये त्यांचा मुक्काम आहे. माननीय राहुलजींनी एक सर्व जे महत्वाचे घटक आहेत समाजातले, युवक आहे, महिला आहेत, शेतकरी वर्ग आहे, या सर्वांना आश्वासित करणारे असे काही आश्वासित केलेलं आहे. काही गॅरंटीज त्यांनी दिलेल्या आहेत आणि त्या सर्वसामान्यासाठीच्या गॅरंटी आहे की त्यांच्या जीवनामध्ये ज्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत त्या दूर करणाऱ्या गॅरंटीज माननीय राहुलजी हे देत आहेत. पंतप्रधान मोदी सुद्धा गॅरंटी देत आहेत, पण ते गॅरंटी देत आहेत बेरोजगारांना बेरोजगारीची की बेरोजगारच राहाल, महागाईला महागाई वाढतच जाईल ही गॅरंटी मोदी देत आहेत. माणसामध्ये भेदभाव निर्माण करणं, समाजात भेदभाव निर्माण करणं, अशा गॅरंटीज त्यांच्या आहेत. माननीय राहुलजींच्या गॅरंटीज मात्र सर्व समाजाला, सर्व माणसाला न्याय देणाऱ्या गॅरंटी हे देत आहेत. हे वैशिष्ट्य त्यांचं आहे. आणि आपण पाहिलं असेल की 2004 पासून 14 पर्यंतच्या कालखंडामध्ये आदरणीय सोनियाजी युपीएच्या अध्यक्ष होत्या, पंतप्रधान त्यावेळेस ते, आणि त्या कालखंडामध्ये सुद्धा अत्यंत सुंदर असं काम, अनेक गोष्टी त्या हक्क त्यावेळेस प्राप्त करून दिला होता डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली. त्याची खरं म्हणजे आठवण करणं सुद्धा अत्यंत आवश्यक आहे की काँग्रेसचं सरकार असतं म्हणजे काय हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. 2004 ते 14चा कालखंड हा त्याचं अत्यंत चांगलं उदाहरण हे आहे. आणि पुन्हा एकदा काँग्रेसला सत्ता जनतेनं द्यावी आणि आम्ही त्यांची जे आश्वासित करत आहोत, ज्या गॅरंटी देत आहोत त्या पूर्ण करण्याची हमी माननीय राहुलजी देत आहेत. प्रचंड स्वागत राहुलजींचं हे होत आहे आणि एक उत्साहाचं वातावरण काँग्रेस जनामध्ये निर्माण झालेलं दिसतं आहे. शुक्रिया साथियों. अरे मुझे तो खत्म करने दो यार, तो होने दो, थोड़ा सबसे पूछो, मुझे 5 मिनट दो बस. 27 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने 3 काले कृषि कानून लागू किए. 27 सितंबर 2020 को. उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ. किसान संगठन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी राज्यों से आए, संघर्ष की. दिल्ली में बैठे, दिल्ली की सीमा और हरियाणा की सीमा, दिल्ली और हरियाणा के बीच के सीमा पर बैठे और करीब 15 महीने ये संगठन चला. 700 किसान शहीद हुए. आज लोग भूल जाते हैं, हमारा देश भूल गया है कि इन 15 महीने में 700 किसान की मृत्यु हुई, शहीद हुए और अंत में 19 नवंबर 2021 को, ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ये काले कानून वापस लिए. 19 नवंबर एक जन्मदिन है. कौन से नेता का? 19 नवंबर जन्मदिन है उस नेता का जिन्होंने हरित क्रांति की नेतृत्व की, श्रीमती इंदिरा गांधी. उस दिन शायद प्रधानमंत्री भूल गए होंगे. ये घोषणा 20 तारीख को करते या 18 को करते, पर 19 को उनको करना पड़ा मजबूरी से, और इंदिरा जी के जन्मदिन पर ही उन्होंने किया. ये काले कानून उन्होंने वापस लिए. उन्होंने कुछ वादे किए, 3 साल से लटका के रखे हैं किसानों को और किसान संगठनों को. वो वादे पूरे नहीं हो पाए. ड्रोन से आंसू गैस छोड़े गए,
किसानों पर। हरियाणा सरकार ने धमकी दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होगा किसानों के खिलाफ। कुछ किसान मारे गए पिछले 1.5 महीने में, कुछ किसानों की मृत्यु हुई पुलिस फायरिंग में, हरियाणा पुलिस के द्वारा। वो चाहते थे कि दिल्ली में वो रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन करें, उनको अनुमति नहीं दी गई। अंत में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री झुके। प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं मैं दूसरी मिट्टी से बनाया गया व्यक्ति हूं, वो झुके और आज करीब 35,000 किसान रामलीला में एक बैठक उन्होंने करवाया है। अभी वो बैठक चल रही है। जब रामलीला में किसान सम्मेलन हो रहा है, साथ ही साथ उसी दिन नासिक जिले में चांदवाड़ में किसान सम्मेलन हुआ। ये बड़ा महत्व सम्मेलन है क्योंकि आज शरद पवार जी, संजय राउत जी, जयंत पाटिल जी सब मौजूद थे। हमारे कांग्रेस के नेता तो मौजूद ही थे। और आज राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां उन्होंने दोहराया। ये पिछले 2 महीने में कहकर आ रहे हैं मणिपुर से, पर पहली बार चांदवाड़ में उन्होंने किसान न्याय को लेकर जो 5 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने फिर से स्पष्ट तरीके से दोहराया। पहला गारंटी एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, एमएसपी के लिए विशेष कानून। दूसरा और उसके साथ साथ एमएसपी कैसे लागू होगा, कैसे तय किया जाएगा, उन्होंने उसके बारे में भी जिक्र किया कि खेती की लागत 1.5 गुना, जो डॉक्टर स्वामीनाथन, जिसको भारत रत्न दिया गया है, स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा। तो ये पहला गारंटी है। दूसरा गारंटी उन्होंने किया किसान न्याय को लेकर कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफी हुआ है, पर किसानों का कोई कर्जा माफी नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी हुआ था किसानों का। और राहुल जी ने आज ऐलान किया है कि जब पूंजीपतियों का ऋण माफ हो रहा है तो किसानों का कर्जा माफी जरूर होगा। उन्होंने ये नहीं कहा होना चाहिए, उन्होंने कहा होगा। और कौन तय करेगा? ये एक कर्जा माफी आयोग का गठन होगा और वो आयोग तय करेगा किसानों का कितना कर्जा माफ होगा और हर राज्य में कितने किसान, कितना कर्ज माफ किया जाएगा। तो ये दूसरा गारंटी है किसान न्याय को लेकर। तीसरा गारंटी जो उन्होंने दिया है कि, और खास तौर से ये नासिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लासलगांव हमारे एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मंडी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की आयात और निर्यात की नीति किसानों के हित को ध्यान में रखते ही किया जाएगा। किसानों से बातचीत के बाद ही किया जाएगा। एक दिन एक्सपोर्ट, दूसरा दिन एक्सपोर्ट नहीं, तीसरा दिन आधा एक्सपोर्ट, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा है आयात और निर्यात की नीति
कृषि के लिए किसानों के साथ ही बातचीत के बाद ही तय किया जाएगा। दीर्घकालीन नीति होगी और इसका फायदा किसानों को होना चाहिए, व्यापारियों को नहीं, बिचौलियों के नहीं, नेताओं के लिए नहीं, पर किसानों के लिए है। तो ये तीसरा किसान न्याय गारंटी है। चौथा किसान न्याय गारंटी जो राहुल जी ने आज घोषणा की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कुछ साल पहले, वो सिर्फ पूंजीपति निजी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। किसानों को उनसे कुछ फायदा नहीं मिलता। और किसानों की ये मांग रही है कि इस योजना के तहत जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जहां अधिक बारिश होता है या जब बारिश नहीं आती है तभी तो बीमा की जरूरत पड़ती है, और अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो और भी महत्व रखता है। तो राहुल जी ने कहा है कि नया फसल बीमा योजना लागू होगा, जो निजी कंपनियों के लिए नहीं पर किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए लागू किया जाएगा। और पांचवा और आखिरी गारंटी किसान न्याय के संदर्भ में राहुल जी ने कहा है, किसान को जीएसटी मुक्त होना जरूरी है। जो चीज किसान खरीदते हैं खेती के लिए उन पर जीएसटी लागू होता है। तो जीएसटी कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि कृषि संबंधित जो आइटम है, जो कृषि में जाता है, जो खेती में उपयोग होता है, उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा ताकि उनके दाम किसानों के लिए घटे। तो ये 5 किसान न्याय गारंटी आज राहुल जी ने दिया है। वहां दिल्ली में किसानों की महापंचायत हो रही है। मोदी सरकार की एक ही नीति रही है, चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाता का अपमान। यही उनकी रणनीति है, उनकी नीयत है, उनकी नीति है। चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान। राहुल जी ने कहा है, जैसे सेना हमारे सीमा को सुरक्षित रखती है, ऐसे ही किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। और बार बार उन्होंने कहा है कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को हम बदलेंगे और किसान को केंद्र स्थान पर रखेंगे। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री कुछ साल पहले बड़े धूमधाम तरीके से टॉप की बात करते थे। आपको याद है ये टॉप क्या होता है? प्रधानमंत्री टॉप कहते थे। झूठ बोलने में वो टॉप हैं, पर ये टॉप क्या है? टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ये बार बार कहा करते थे महाराष्ट्र में आकर, टॉप। वो टॉप का क्या हुआ? टमाटर के दाम देखिए, अनियन, प्याज के जो खेती करते हैं उनकी हालत देखिए, जो आलू बोते हैं उनकी हालत देखिए। तो प्रधानमंत्री के गारंटियां जो हैं, खोखले गारंटियां, ये चुनावी जुमले हैं। चुनाव के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और खास तौर से किसानों के लिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 2013 में बनाया गया था, उसको बदला। और यह सवाल नितिन गडकरी को पूछना चाहिए। जो हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो अलग अलग एक्सप्रेसवे बन रहे हैं,
जमीन का अधिग्रहण होता है, क्या किसानों को सही मुआवजा मिल रहा है कि नहीं? 4 गुना मिलना चाहिए, कहीं भी सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जहां आदिवासी इलाके का ग्रहण हो रहा है जमीन, क्या ग्राम सभा की अनुमति के बाद अधिग्रहण हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये सारे के सारे नीतियां मोदी सरकार की पूंजीपतियों के लिए है, किसानों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं, खेत मजदूरों के लिए नहीं। तो साथियों, यही मैं समझता हूं आज का महत्व है। दोपहर को राहुल जी त्रयंबकेश्वर मंदिर जाएंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, उनमें से 4 भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल जी पूजा करने के लिए 3 में अभी तक गए हैं। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, और आज दोपहर को त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक में वो जाएंगे। तो इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। आपके कुछ सवाल हैं, यहाँ पटोले जी और थोराट जी भी बैठे हैं, वो जवाब देंगे। एक एक करके पूछो। 2014 के पहले जो डीएपी की बैग थी वो 410 में थी। तब सरकार जो सब्सिडी दे रहा था वो छोड़ के आप मोदी सरकार के इस समय डीएपी की जो बैग है 1250 के ऊपर गई है, और सरकार कहती है हम 1150 रुपये उसको सब्सिडी देते। आपकी पॉलिसी, आपकी सरकार आने के बाद यही पॉलिसी रहेगी या इसमें कुछ बदलाव होगा? पूरा बदलाव होगा। जैसा कि मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि खेती की लागत क्या है उसको सही ढंग से अनुमान करना जरूरी है। पूरा खेती की लागत, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विस्तृत खेती की लागत, और उसके 1.5 गुना बढ़ाकर एमएसपी तय किया जाएगा, ताकि ये जो डीएपी के दाम बढ़े हैं, डीएपी के दाम जो जिस मात्रा में बढ़े हैं वो एमएसपी में दर्शाता नहीं है। तो ये बात हमने कहा है, इसीलिए कानूनी गारंटी देंगे, और जो कोई किसान जो खरीदते हैं उनके दाम बढ़े हैं, पर किसान जो बेचते हैं उसका दाम इतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। ये जो असंतुलन है उसको हम खत्म करें। हाँ जी, और कोई सवाल? बाला साहब से, हाँ पटोले जी से। अभी तो बहुत कुछ लिए नहीं, कल शुरुआत है। ओ मोरे जी, 72,000 करोड़ का 72,000 करोड़ किया ना 2008 में 72,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ। महाराष्ट्र में कितना? 19,000। महाराष्ट्र में 19,000 करोड़। सुनो, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, हाँ बोलिए। गौर से सुनो। मराठी हिंदी? मराठी 72,000 कोटी डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांचं सरकार होतं त्यावेळेस देशातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचं कर्ज सरसकट, हा सरसकट शब्द लक्षात घ्या, माफ केलं। महाराष्ट्रामध्ये आघाडीचं सरकार झालं त्यावेळेस आमच्या नेत्या सोनिया गांधीजींनी आघाडी करण्याच्या पहिले भूमिका मांडली की पहिल्याच अधिवेशनामध्ये सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करावी आणि तो मार्च पर्यंत ते कर्ज माफ केलं गेलं पाहिजे, या पद्धतीचा प्लॅन केला पाहिजे। कोरोनाचा काळ होता तरी सुद्धा महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारने सोनिया गांधींच्या त्या आदेशाचं पालन केलं। आम्हाला मुख्यमंत्री नको, आम्हाला तुमचं उपमुख्यमंत्री नको, पण शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ झालं पाहिजे, ही भूमिका सोनिया गांधीजींनी त्यावेळेस मांडली आणि म्हणून 20,000 कोटीचं कर्ज माफ त्या काळात झालं। हे आता भाजपने आश्वासन देऊन 2014 मध्ये महाराष्ट्रातल्या यवतमाळच्या भूमीमध्ये येऊन या ठिकाणी सांगितले की माझी पहिली सही, मी प्रधानमंत्री झालो, मी नाही म्हणजे नरेंद्र मोदी झाल्यानंतर पहिली सही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर मी करेन आणि मग स्वामीनाथन समितीची शिफारस मी लागू करेन, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं। मग कर्जमाफी झाली का? नाही।
तो जुमला होता असं सांगितलं, जुमला होता सांगितलं. आता त्यांचा जुमला होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसने केलं. हरित क्रांती कोणी केली? हरित क्रांती कोणी केली? काँग्रेसने केली. श्वेत क्रांती कोणी केली? तर काँग्रेसने केली. काँग्रेसचा इतिहास मोठा आहे. त्यामुळे त्यांचा इतिहास हाँ जी पूछिए. काँग्रेसची विचारधारा ही पुरोगामित्वाची होती. तुम्हाला वाटतंय का आम्ही धर्मनिरपेक्षच आहोत. त्याच्यामुळे आम्ही संविधानाला मानणारी लोक आहोत आणि संविधानामध्ये धर्मनिरपेक्षता आहे, सर्वधर्म समभाव आहे. काँग्रेस आपला सर्वधर्म समभावाचा जो विचार आहे तो सत्तेसाठी कधी गमावणार नाही. कोणत्याही कारण आम्ही भारतीय असं बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं. मी भारतीय नाही सांगितलं. आता हे मीपणा जो चाललेला आहे देशामध्ये भाजपचा, ते देशाच्या संविधानिक व्यवस्थेच्या विरोधातला आहे. त्यामुळे आम्हाला गर्व आहे की आम्ही संविधानाच्या विचाराने पुढे जाते काँग्रेस. हाँ जी हाँ माइक दो ना यार उनको, माइक दो ना यार. खाली वाकून जा वाकून. चालू कर मुस्तफा. बराबर है कि जब पार्टी चोर ली गई, शरद पवार जी ने पार्टी जो बनाई थी उस पार्टी को चोरा गया. और कैसा चोरा गया, किसके वजह से चोरा गया वो पता है. कैसा डाका डाला गया वो पार्टी के ऊपर. फिर शरद पवार जी ने पार्टी बनाई थी, तो शरद पवार जी की पार्टी को अगर किसी ने चोरा होगा, लूटा होगा, तो उनको शरद पवार जी का नाम यूज करने का कोई अधिकार नहीं है. आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका निर्णय का हम स्वागत करते हैं. शरद पवार जी का नाम यूज कर इस तरह से खुद का ही अपना फायदा करने की कोशिश जो करने की अजित पवार गठ कर रहा था, उसको एक बहुत बड़ी चपराक है. हो गया. और कोई सवाल? नितीन गडकरींच्या विरोधात आपण उमेदवारी करणार. पक्षाचा आदेशाचं पालन करू. अरे आपका हो गया यार. एक और किसी का सवाल है? हाँ पूछो. पहिली यादी महाराष्ट्राची कधी घोषित होणार? आचारसंहिता तर लागू द्या. ऑलरेडी पुन्हा इतर पक्षांच्या याद्या जाहीर होत होऊ आहेत. द्या त्यांच्या होऊ द्या. आचारसंहिता तर लागू द्या. तुम्ही निकष काय लावला? वंचित बहुजन आघाडीची काय भूमिका आहे नक्की आता? आता समजेल उद्या. हा अजून एक प्रश्न आहे माझा. 2014 पर्यंत कुठलाही काँग्रेसचा मोठा नेता कुठल्याही मंदिरात जात नव्हता, परंतु नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या प्रचारादरम्यान अनेक देशातले मोठे मंदिरात गेले. आताही राहुल गांधी या साहेबांनी सांगितलं की 12 ज्योतिर्लिंगापैकी आज ते 4थ्या ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन नाही, घेणार नाही, आहेत. त्यांनी अरे यार पिछले 40 साल से कर रहे हैं. माझा प्रश्न असा आहे की याआधी कोणी ते मंदिरात गेले नव्हते, तर काँग्रेस थोडी हिंदुत्वाकडे सरकते का? मला हे कळत नाही. मी हिंदू आहे, तर मला कोणाचं प्रमाणपत्र घ्यायची गरज आहे का? राहुल गांधी हिंदू आहे, तर त्यांना कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज आहे का? यांनी ठेका घेतला का हिंदू धर्माचा? त्यांची तारीफ केली जात आहे. ते काही ठेकेदार नाही हिंदू धर्माचे. हिंदू धर्माचा तर नाश या लोकांनी केलेला आहे. राजकारणामध्ये धर्माचा वापर करून धर्मालाच भ्रष्ट करण्याचं पाप केलं हे मी म्हणत नाही. शंकराचार्य जे आमचे 4 आहेत, जे पीठ आहेत, ज्यांनी सनातन धर्माची स्थापना केली, त्यांनी आरोप केलेला आहे. वास्तविकता आहे. म्हणून हे जे आहेत हे नकली आहे काम यांचं. त्यांनी पाहिलं ना आता रामलल्लाच्या स्थापनेमध्ये की काय असे लोटांगण टाकलं, पण ताट अडवालं तर त्या लोटांगण टाकलं तर पूर्ण मनापासून टाकायला पाहिजे ना. ताट अडवालं तर कसं ढकलत होतं, कसं तुमच्याच टीव्ही दाखवत होते. हे ओके. नकली धर्म नाही आमचा. यस मंदिर में पहले से ही जाते हैं सब लोग. आपको हाँ, बोलो. होना चाहिए. question that was asked was that since PM Modi has been going to Mandir, has the Congress party has also started to go to My dear friend, the issues in this election, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, लोकतंत्र की हत्या, संविधान पर आक्रमण, इससे आप ध्यान हटाने की कोशिश मत कीजिए.
न्याय का हक मिलने तक।